रिदा जैसे मुझे वो देना, इसकी डोंगल कीबोर्ड। अस्सलाम वालेकुम।
आज काफी कम लोग आए हैं। एक सेब पे 2 सेब पकड़ के ले जाओ हाथ में। मुस्कुरा के रहे। ये ले। माइक म्यूट कर दें। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। XML, हमने XML को थोड़ा सा देखा था। कोई बता सकता है XML होती क्या है? कोई नहीं बता सकता? गुलशेर, अम्मार, जी बताएं यार, XML क्या होती है? सर ये मार्कअप एक लैंग्वेज होती है और इसके अंदर प्री डिफाइंड हमारे पास एलिमेंट्स वगैरह नहीं होते, टैग्स वगैरह, तो हम इसके अंदर कस्टमाइज अपने मुताबिक टैग्स वगैरह यूज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। शर्माते क्यों हैं जवाब देते हुए जब आपको आता है? अच्छा, XML एक मार्कअप लैंग्वेज है जस्ट लाइक HTML, ठीक है, लेकिन XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक्सटेंसिबल का मतलब ये होगा कि HTML में हमारे पास प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं कि ये टैग है, HTML का टैग है, बॉडी है, हेड है, डिव है, टेबल है। इन सब का कोई खास मीनिंग है कि जो आप लगाएंगे तो ब्राउजर को वो मीनिंग पता होगा और ब्राउजर वो डिस्प्ले करेगा उसी हिसाब से जो टैग होगा। जबकि XML में ऐसे प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। आप इसमें कोई किसी भी किस्म का कोई भी टैग लगा सकते हैं। मैं अपने नाम का भी टैग लगा सकता हूँ, ठीक है, कोई भी टैग लगा सकते हैं। किसी टैग का ब्राउजर के लिए कोई मीनिंग नहीं होगा क्योंकि ये XML ब्राउजर के समझने के लिए है ही नहीं, ठीक है। A markup language must specify what markup is allowed, what markup is required, how markup is to be distinguished from text, and what markup means. तो इसमें XML में तीनों आते हैं, फर्स्ट थ्री, लेकिन फोर्थ नहीं आता कि मार्कअप का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये नहीं आता, ये DTD में होता है। DTD क्या होता है? डेटा टाइप डेफिनेशन, ठीक है। जब आप कोई भी XML फाइल लिखते हैं उसके अगेंस्ट आप DTD भी बना सकते हैं, उसके अगेंस्ट हो सकती है एक DTD ये डेटा टाइप डेफिनेशन होती है जो ये बताती है कि इस XML में क्या क्या टैग्स यूज हुए हैं और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में टाइप डेफिनेशन होती है एक किस्म की। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होगी इसमें, जैसे अगर एक टैग हमने बना के देखा था कोर्स का टैग, तो कोर्स का टैग अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड भी होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा प्रॉपर, हायरार्की होगी, उसके सब टैग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब XML किस लिए होती है? HTML तो हमें पता लग गया कि ब्राउजर के लिए होती है, ब्राउजर समझ जाता है उसको, और डिस्प्ले के लिए होती है। XML होती है टू कैरी डाटा, ठीक है। डाटा को कैरी करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए XML यूज होती है। नॉर्मली आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन होती ये नॉर्मली यूज डाटा ट्रांसफर के लिए, ठीक है। ये डिजाइन इसलिए हुई थी कि आप XML की फॉर्म में अपना डाटा लिखें और उसको एक जगह से दूसरी जगह या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन ट्रांसफर करें, ठीक है। जबकि HTML डिजाइन हुई थी डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, कि वो कुछ भी चीज डिस्प्ले करनी है वो कैसी दिखेगी, इस काम के लिए HTML थी। कुछ डिफरेंसेस हैं XML में। एक्सटेंसिबल सेट ऑफ टैग्स हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जबकि HTML में फिक्स्ड सेट ऑफ टैग
ठीक है। XML कंटेंट ओरिएंटेड है, ठीक है, और HTML प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड, ठीक है। XML कंटेंट के लिए, कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए, और HTML प्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है, यानी कि किसी किस्म की कोई चीज को प्रेजेंट या डिस्प्ले करने के लिए। XML स्टैंडर्ड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हायरार्की वगैरह, और इसी तरह आप डाटा को लिखेंगे, जबकि HTML में नो डाटा वैलिडेशन कैपेबिलिटीज है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर कोई चीज लिखी है, मैंने अपना नाम लिखा है इमरान, ठीक है, इमरान मैंने एक टेबल बनाया, उसमें TR का टैग लगाया, फिर TD का टैग लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया इमरान, ठीक है, और उसकी कोई किस्म की वैलिडेशन नहीं है, HTML करेगा, ठीक है। जबकि XML में अगर मैं इमरान नाम का टैग लगाता हूँ तो मुझे क्लोज भी करना है उस टैग को, ठीक है। स्टैंडर्ड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, ठीक है। XML में अलाउस मल्टीपल आउटपुट फॉर्म्स, जबकि HTML की सिंगल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। XML मल्टीपल फॉर्म्स में आप लिख सकते हैं, इमरान नाम का मैं टैग भी बना सकता हूँ और किसी और टैग का एट्रीब्यूट भी बना सकता हूँ, इसको मेरी मर्जी है, ठीक है, या एक नेम का टैग बना के उसके अंदर वैल्यू इमरान भी लिख सकता हूँ। XML में ये है, मल्टीपल फॉर्म्स है, जबकि HTML में सिंगल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि अगर आपने एक टेबल बनाया है उसके अंदर TR और T आएगा और TR के अंदर TD ही आएगा, आप ये नहीं कर सकते कि TD टेबल के बगैर बाहर कहीं लिख दें, ठीक है। ऑथरिंग XML यानी कि इसको लिखते कैसे हैं। An XML element is made up of a start tag, an end tag and a data in between, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए, डायरेक्टर का टैग है, ये स्टार्ट हुआ और एंड पे यही टैग क्लोज हुआ है स्लैश के साथ, और उसके बीच में डाटा है या उसकी टैग के अंदर की इनर टेक्स्ट है, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ये मल्टीपल फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक्टर का टैग लगा के उसके बीच में लिख दूं सुल्तान राही, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म्स है। अच्छा, अब XML के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केस सेंसिटिव है। आप सिटी कैपिटल भी लिख सकते हैं, सिर्फ C कैपिटल भी लिख सकते हैं, और सारी सिटी स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है। ये तीनों सिटी के जो टैग हैं, तीनों अलग अलग अकाउंट होंगे, ठीक है, एक टैग नहीं है, ये तीनों अलग टैग हैं। XML कैन एब्रिविएट एम्प्टी एलिमेंट्स, जैसे मैरिड का टैग आपने स्टार्ट टैग लगाया और एंड टैग लगाया, अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है, तो आप सिंपली ये नीचे जैसे लिखा है इस तरह भी लिख सकते हैं, वहीं पे स्टार्ट और वहीं पे एंड हो जाए, मैरिड के बाद स्लैश लगा दें अगर, ठीक है। इसमें और इसमें ये फर्क है कि ऊपर वाले में मैरिड का टैग स्टार्ट हो रहा है और फिर वही टैग क्लोज हो रहा है, लेकिन क्लोजिंग टैग में स्लैश पहले है, ठीक है। लेकिन जब एब्रिविएट कर देते हैं, नीचे वाला जो टैग है उसमें मैरिड के बाद स्लैश आता है, ठीक है, तो ये टैग वहीं पे स्टार्ट होगा और वहीं पे क्लोज हो जाएगा। एट्रीब्यूट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी टैग में एक्स्ट्रा वैल्यू आपने लिखनी हो तो वो एट्रीब्यूट है। जैसे सिटी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, सिटी के अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू है जिप, यानी कि जिप कोड उसका, ये एट्रीब्यूट है, और इसकी वैल्यू आप इक्वल टू डालते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा डालते हैं और उसके अंदर आप वैल्यू लिखते हैं। तो ये एट्रीब्यूट नेम वैल्यू पेयर है, ठीक है, यानी कि जिप उसका नेम है और वैल्यू 46,000 है, ठीक है। ये सिटी का एट्रीब्यूट है, और ये एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार्ट टैग में ही आते हैं, एंड टैग में नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू अटैच एडिशनल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन टू एन एलिमेंट, ठीक है, एडिशनल या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन एलिमेंट में ऐड करनी हो तो तब आप ये एट्रीब्यूट लगाते हैं। अच्छा, ये एक XML डॉक्यूमेंट की एग्जांपल है कि आप इसमें क्वेश्चन मार्क डाल के XML डिक्लेरेशन करते हैं, ये हमने बना के देखी है। क्वेश्चन मार्क डालते हैं और उसमें XML वर्जन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इनकोडिंग भी आगे डाल सकते हैं, UTF-8 इनकोडिंग मैंने डाली थी। फिर उसके अंदर बुक्स, ये रूट नोड है, ठीक है, रूट नोड, इसके अंदर आप सब नोड्स बनाएंगे, बुक की सब नोड बना ली और उसके अंदर और सब नोड बना ली, टाइटल और ऑथर। बुक का एट्रीब्यूट है ISBN, ठीक है,
ठीक है। ऑल एलिमेंट्स मस्ट हैव एन एंड टैग, एंड टैग लाजमी होगा। क्लीनली नेस्टेड होंगे, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जांपल में देखें, जैसे बुक के अंदर एक सब एलिमेंट है टाइटल, सब नोड है टाइटल। क्लीनली नेस्टेड का ये मतलब है कि ये टाइटल पहले क्लोज होगा, फिर ऑथर क्लोज होगा, फिर ये बुक का टैग क्लोज होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुक का टैग पहले क्लोज कर दें और टाइटल को बुक का क्लोज करने के बाद फिर क्लोज करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो चाइल्ड है उसको पहले आपने क्लोज करना है, फिर पेरेंट को क्लोज करना है। ठीक है, क्लीनली नेस्टेड होगा। ओवरलैपिंग एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है। एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो हमेशा कोटेशन मार्क्स में होंगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा ISBN एक एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू इन्वर्टेड कोट्स में है 1 2 3। ठीक है सर जी। सर हम XML के बारे में भी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मेन आप XML के बारे में ये तो बता दें कि हम ये यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो किस मकसद के लिए करते हैं। जी मैंने शुरू की स्लाइड्स में एक दफा सर दोबारा अगर बता दें मुझे वो। हाँ जी ठीक है, मैं बता रहा हूँ। शुरू की स्लाइड्स में मैंने ये बात बताई है। यहाँ इस स्लाइड में आप देखें गोल, डिफरेंट गोल्स। इसमें पहली बुलेट है XML वाज डिजाइन्ड टू डिस्क्राइब डाटा एंड टू फोकस ऑन व्हाट डाटा इज। ठीक है, पहली बात ये डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए होती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बताई कि ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए होती है। गोल्स के ऊपर जो बुलेट लिखी है, जो इस स्लाइड की थर्ड बुलेट है, XML वाज डिजाइन्ड टू कैरी डाटा नॉट डिस्प्लेइंग डाटा। ठीक है, सर कैरी किस करने के सेंस लिए में यूज होती है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो उसको आप XML की फॉर्म में लिख के ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम वेब सर्विसेज पढ़ेंगे। वेब सर्विसेज से आप डाटा कोई गेट करें। वेब सर्विस ये होती है कि कोई मेथड है, ठीक है, कोई मेथड है, जैसे नॉर्मल हम क्लास में मेथड बनाते हैं, वैसे कोई मेथड है जो किसी एक सर्वर पे, किसी भी एक मशीन पे रन हो रहा है। ठीक है, उसको कोई भी कंप्यूटर से आप कोड लिखें और उसको मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इन दैट केस वो मेथड जो डाटा रिटर्न कर रहा है वो XML की फॉर्म में या रिटर्न करता है या जेसन की फॉर्म में रिटर्न करता है। तो XML इस काम के लिए यूज होती है, डाटा ट्रांसफर वेब सर्विसेज में से भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सही है सर। ठीक है, कुछ सेंस बन रही है। जी सर समझ आ गया। इसके अलावा आगे हम वेब सर्विसेज जब पढ़ेंगे तो तब भी ये हम देख सकते हैं कि ये कैसे इससे डाटा ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा, ईच डॉक्यूमेंट मस्ट हैव अ यूनिक फर्स्ट एलिमेंट, द रूट नोड। रूट नोड यूनिक होगी और एक होगी। ठीक है, ये वाली जैसे हमने देखी यहाँ पे रूट नोड क्या है, बुक्स। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है बुक्स, इसमें रूट नोड है, उसके अंदर एक सब नोड है बुक की और दूसरी सब नोड है आर्टिकल की। जब इसको हम डायग्राम की फॉर्म में बनाएं तो वो कुछ राइट पे जो डायग्राम है इस फॉर्म में बनेगी। बुक्स के अंदर एक 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ID 1 2 3 है, ये बुक की नोड है। ठीक है, जो सब नोड है ID 1 2 3 और लोकेशन लाइब्रेरी, ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी इसकी चाइल्ड नोड क्या है, आर्टिकल, उसका ID क्या है 555। ठीक है, और रेफरेंस में हमने दिया हुआ 1 2 3, यानी कि वो किसी बुक का रेफरेंस बता रहा है आर्टिकल, कि ये मैं इस बुक का आर्टिकल हूँ, तो इसलिए ये यहाँ पे यूं जुड़ रहा है। ठीक है, आर्टिकल में जो रेफरेंस 1 2 3 दिया हुआ है ये बुक ऊपर मौजूद है, बुक के टैग में ID 1 2 3। ठीक है, और आगे फिर सब चाइल्ड हैं, ऑथर, टाइटल, ईयर। ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बस एक समझने के लिए। ठीक है, कि ये कैसे होता है। जो भी चाइल्ड नोड होती है उसको हम यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देते हैं और उसकी आगे जो भी ID वगैरह है वो जो उसकी वैल्यू है वो नीचे लिख देते हैं सर्कल में। ठीक है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ समझने के लिए। अच्छा, अब XML सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, उससे पहले हम ये वाला कोड दोबारा देख लेते हैं जो हमने उस दिन किया था।
अच्छा, ये हमने कोड किया था, आप लोगों को अगर याद हो, सबसे पहले XML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक, उस डॉक से डिक्लेरेशन पहले बनाते हैं, XML क्रिएट XML डिक्लेरेशन वर्जन 1.0 और इनकोडिंग UTF-8। तीसरा इसमें होता है पैरामीटर जो जा रहा है वो स्टैंड अलोन है, वो हम फिलहाल नल कर देते हैं। ये हमारी डॉक की डिक्लेरेशन बन गई डॉक्यूमेंट की, उसको अपेंड कर देते हैं डॉक्यूमेंट में। फिर एक रूट नोड बनाते हैं हम, कोर्सेज की रूट नोड डॉक डॉट क्रिएट एलिमेंट करके हमने बनाई थी, इसको भी अपेंड कर दिया डॉक्यूमेंट में। अब इस रूट नोड के अंदर सारी चाइल्ड नोड्स होंगी, तो रूट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड किया और उसके अंदर हमने एक डॉक डॉट क्रिएट नोड करके नोड डाल दी। ठीक है, क्रिएट नोड में दो पैरामीटर जाते हैं, एक टाइप एलिमेंट और उसका जो भी आपने नोड का नाम है। ठीक है, ये चीजें जाती हैं और उसके बाद वाली चीज को आप इग्नोर कर दें। नेम स्पेस URL है, URL अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे URL की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सिंपल XML में इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये कोर्स नोड ऐड होगी रूट नोड में। अब इस कोर्स नोड में एट्रीब्यूट्स भी डाले हमने, XML एट्रीब्यूट डॉक डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट करके हमने बनाया। ठीक है, टाइटल का एट्रीब्यूट बना लिया और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू विजुअल प्रोग्रामिंग। ठीक है, फिर इस कोर्स नोड डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट अपेंड करके एट्रीब्यूट अपेंड कर दिया। ठीक है, फिर और भी एट्रीब्यूट्स वगैरह बनाए और एक और नोड बनाई, लेकिन एंड पे क्या करना है, ये लाजमी करना है, डॉक डॉट सेव कोर्सेज डॉट XML। ठीक है, इसको जब हम रन करेंगे आउटपुट पे कुछ भी हमने नहीं प्रिंट किया, इसमें बिन में डीबग में ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने फुल एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया यहाँ पे e./ इस तरह करके, मतलब आपने नहीं दिया अगर फॉर एग्जांपल, तो ये सिर्फ बिन डीबग में क्रिएट होगी। ठीक है, इसको खोल के चेक करते हैं तो ये क्रिएट होगी। ठीक है, ये XML डिक्लेरेशन है जो सबसे पहले हमने बनाई, फिर ये रूट नोड है, फिर उसके अंदर एक कोर्स की नोड है, उसका एट्रीब्यूट टाइटल है और दूसरा एट्रीब्यूट है ID। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई थी कि ये हमने कैसे राइट की XML फाइल, इसमें कोई इशू हो? सर जी सर जब हम रूट नोड डिक्लेयर कर लेते हैं सर, वो अपने साथ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही एक ही लाइन में क्रिएट हो जाएगा, या क्लोजिंग वाला हमने लास्ट में लिखने उसके लिए अलग कोई कोड की लाइन लिखनी होगी? जी, क्लोजिंग टैग खुद ब खुद इसमें क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीट करके चेक करता हूँ, सिर्फ एक रूट नोड बना के देता हूँ। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक रूट नोड बनाई है और उसको डॉक्यूमेंट में अपेंड किया। ठीक है, ऊपर डिक्लेरेशन है और नीचे सिर्फ रूट नोड है। अब खोल के चेक करते हैं फाइल। ठीक है, तो उसने एब्रीविएटेड टैग बनाया, वहीं पे स्टार्ट किया और वहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, खुद ब खुद क्लोजिंग टैग्स वो बनाता है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, कंप्लीट फाइल दोबारा से जनरेट कर लेते हैं, ये होगी। ठीक है, अब उसने एब्रीविएटेड नहीं बनाया क्योंकि उसके अंदर सब चाइल्ड्स भी हैं, सब नोड्स भी हैं, तो एक ओपनिंग टैग बनाया और एक क्लोजिंग। ठीक है, स्टार्ट टैग और एंड टैग। इसके बाद हमने रीड करने का तरीका भी देखा था। रीड करने का क्या तरीका है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लोड उस फाइल का नाम। यहाँ पे अगेन अगर एब्सोल्यूट पाथ देंगे तो वो पूरा पाथ रीड करके वहां से फाइल रीड करेगा, अदरवाइज ये बिन डीबग से रीड करेगा। ठीक है, फिर वहां से हमने सेलेक्ट सिंगल नोड करके रूट नोड रीड की, रूट नोड का नेम प्रिंट कर दिया। फिर उस रूट नोड के चाइल्ड्स रीड किए और एक फॉर ईच लूप बनाया। चाइल्ड रीड करेंगे तो एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, लिस्ट में से हर एक एलिमेंट को नोड का नाम मैंने दे दिया। यहाँ पे नोड को आप कुछ भी n भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस टाइप की होगी, XML नोड टाइप की होगी। ठीक है, फिर उस नोड की हमने एट्रीब्यूट्स रीड किए, एट्रीब्यूट्स टाइटल और उस टाइटल की वैल्यू। ठीक है, यानी कि सिर्फ एट्रीब्यूट का नेम टाइटल नहीं प्रिंट करना, मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। फिर उसके बाद हमने ID का एट्रीब्यूट भी रीड किया, उसकी वैल्यू भी। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये जो दूसरा कोर्स है इसका ID नहीं है, तो वो नल रेफरेंस एक्सेप्शन देता था। तो हमने उसके लिए ये कंडीशन लगाई कि अगर ID नल ना हो
ओनली इन दैट केस वो इस आईडी की वैल्यू प्रिंट करेगा, आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर आईडी नल है तो फिर नहीं करेगा। इसको भी देख लेते हैं हम। इस मेन को मेन 2 कर देना ताकि ये रन ना हो और ये वाला रन हो जाए। ठीक है, तो पहले मैंने रूट नोड प्रिंट की यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया, वहां पे टाइटल की वैल्यू प्रिंट की, ये टाइटल की वैल्यू विजुअल प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया। फिर अगर आईडी नल नहीं है, इन दैट केस मैंने ये सब प्रिंट किया है, आईडी की वैल्यू इस तरीके से प्रिंट किया है। ठीक है, अगली बार फिर फॉर ईच लूप दूसरी नोड लेके आएगा, दूसरी नोड का टाइटल प्रिंट करेगा सिस्टम प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेकिन फिर चेक करेगा कि आईडी की वैल्यू तो नल है, फिर वो इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। तो आप इस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हमने ये नहीं देखी कि हमने ये तो देख लिया कि हम नोड्स कैसे बनाते हैं, सब नोड्स कैसे बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स और एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज कैसे बनाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि फॉर एग्जांपल मैं ये नोड है कोर्स, मैं इस कोर्स को ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कोर्स, और यहाँ पे कोई चीज लिख सकता हूँ। ये नोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो तो हमने लिखना नहीं देखी। तो ये भी देख लेते हैं हम, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी ये कोर्स नोड है जिसमें मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया विजुअल प्रोग्रामिंग, टाइटल विजुअल प्रोग्रामिंग और आईडी 1। इस कोर्स नोड में मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, कोर्स नोड डॉट इनर टेक्स्ट करूंगा मैं। ठीक है, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोर्स में मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, कोर्स फॉर एग्जांपल। अब चेक करते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अब आपको हर किस्म की एग्जाम्पल लिखनी और रीड करनी आती है। ठीक है, और आनी चाहिए। इसमें से एक सवाल लाजमी आ जाता है, खासतौर पे प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल एक्सएमएल राइट करनी और रीड करनी। ठीक है, रीड करने का तरीका और राइट करने का तरीका। इनर टेक्स्ट से ही वैल्यू सेट करते हैं और रीड करते हुए इनर टेक्स्ट से ही आप रीड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन, काफी दिन पहले हमने ये चीज पढ़ी थी। कोई बता सकता क्या होता है ये? सर आपने कहा था जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को फाइल में राइट कराना उस वक्त हम ये यूज करते हैं serialization और जी, DCL। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया किसी क्लास का, उसमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की क्लास थी, मैंने उसमें वैल्यू सेट की, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस। वो सब वैल्यू सेट करने के बाद वो डाटा कहीं स्टोर तो नहीं है, मेमोरी में है। मैं चाहता हूं कि उसको मैं एक फाइल में सेव करूं और उसको एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, तो मैं उस फाइल को, उस ऑब्जेक्ट को फाइल में सीरियलाइज करता हूं। ठीक है, और जब दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हैं वहां पे मैं डी सीरियलाइज करके उसमें से डाटा गेट कर लेता हूँ। लेकिन जब हमने सीरियलाइज किया था तो वो अजीब से करैक्टर्स वगैरह थे जो समझ नहीं आते थे, फाइल खोल के समझ नहीं आ सकता था अनटिल आप उसको डीसीरियलाइज कर दें, तब तक आपको वो समझ नहीं आ सकता। तो अगर हम इसी तरह एक क्लास का डाटा या ऑब्जेक्ट का डाटा एक्सएमएल में सीरियलाइज करें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय की क्लास है, उसमें आईडी है, नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है। अगर मैं आईडी, नेम, एम्प्लॉय एड्रेस ये सब टैग्स बना लूं और टैग के अंदर इनर टेक्स्ट वो हो जो उसकी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल आईडी है 2, तो आईडी के टैग के अंदर वैल्यू होगी 2, नेम के टैग के अंदर वैल्यू होगी इमरान। ठीक है, एड्रेस के अंदर टैग के अंदर वैल्यू होगी उसका जो भी एड्रेस है। तो ये एग्जाम्पल इस तरह लिखी जा सकती है ना, फाइल में इस तरह आप लिख दें और दूसरे कंप्यूटर में जाके वो आप ट्रांसफर कर लें और डीसीरियलाइज कर लें। आप फाइल में डीसीरियलाइज भी कर सकते हैं, वैसे भी फाइल खोलें तो वो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है,
तो इसका आसान तरीका क्या है? मैं एक एक टैग को कंडीशंस लगा के एक एक टैग को राइट करूं, इससे अच्छा तरीका, आसान तरीका क्या है वो हम देखते हैं। Serialization is a process through which an object state is transferred into some serial data format such as XML or a binary format. ठीक है, सीरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब है जो जो वैल्यूज उसमें हैं करंटली, वो ट्रांसफर आप करते हैं सीरियल डाटा फॉर्मेट में, सच एज XML और बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट हम देख चुके हैं, जो भी हमने पहले राइट की थी फाइल, उसको ओपन करो तो वो समझ नहीं आता क्योंकि वो बाइनरी फॉर्मेट था। अब हम चेक करते हैं XML फॉर्मेट। You can serialize an object and transport it over the internet using HTTP between a client and a server। ठीक है, डीसीरियलाइजेशन फिर क्या होगी? रिकंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्ट्रीम, यानी कि जो भी स्ट्रीम की फॉर्म में आपके पास फाइल आई है, फाइल हम स्ट्रीम्स के साथ डील करते हैं तब हमारे पास फाइल रीड होती है। हमने देखा था ये बात कि लार्ज फाइल्स को डील करने का बेहतर तरीका स्ट्रीम्स है। तो जब XML फाइल इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रीम आपके पास दूसरे कंप्यूटर में आएगी, उस स्ट्रीम को रीड करते करते आप उसको डीसीरियलाइज फिर करेंगे। तो डीसीरियलाइज करके वापस उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को आप रिट्रीव करेंगे, यानी कि उसकी वैल्यूज रिट्रीव करेंगे। अच्छा, अब XML डिजाइन ही डाटा एक्सचेंज के लिए हुआ, हमें ये पता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस सिस्टम्स में के क्रॉस ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि एक सिस्टम मैंने बनाया है .NET में, एक बनाया है, एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है जावा में, ठीक है, तो दोनों के बीच में वो ट्रांसफर हो सकती है XML, ठीक है। जो नॉर्मल मैं बाइनरी फॉर्मेट में करता वो शायद ना होती, जावा की साइड पे रिट्रीव करके उसको डीसीरियलाइज ना कर पाता, तो XML को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। XML को आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डीसीरियलाइज कर सकेंगे, ठीक है। इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट्स ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड इट्स सिंपल टेक्स्ट बेस्ड सेल्फ डिस्क्राइबिंग फॉर्मेट, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक XML फाइल आप किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, दूसरी साइड पे जाके किसी और लैंग्वेज में आप उसको डीसीरियलाइज कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी नोड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। The process of serialization of custom business objects to XML and reconstruction the object back from the XML string is called XML serialization and is well supported by .NET. सीरियलाइजेशन के यूजेस, डीसीरियलाइजेशन के और सीरियलाइजेशन के यूजेस क्या हैं? स्टोरिंग यूजर प्रेफरेंसेस इन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये कुछ यूजेस लिखे हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है जी स्टोरिंग यूजर प्रेफरेंसेस इन एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, यूजर प्रेफरेंसेस क्या होता है? जैसे हमने फेसबुक लगाया, फेसबुक की नई UI आई थी GUI आई, तो उन्होंने जब अपडेट किया तो वो आपसे पहले ये पूछते थे कि आपको लाइट कलर्स में चाहिए या डार्क मोड में चाहिए, यानी कि ब्लैक कलर की वो फिर उनकी UI आती थी अगर ब्लैक सेलेक्ट करें। तो ये एक यूजर प्रेफरेंस है कि आपने क्या सिलेक्ट किया, कि आपको लाइट मोड चाहिए या डार्क मोड चाहिए, ठीक है। तो ये यूजर प्रेफरेंस इस तरह की आपको स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर दूसरा, मेंटेनिंग सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन अक्रॉस पेजेस एंड एप्लीकेशंस, यानी कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लॉग्ड इन यूजर कौन सा है, ठीक है। लॉग्ड इन यूजर जो भी है उसका यूजर आईडी आप एक XML फाइल में रख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे पेजेस, जो भी आपके जितने भी एप्लीकेशन के पेजेस हैं, उन पेजेस में आप चेक कर सकते हैं कि ये यूजर लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स विदाउट यूजिंग द DOM, ठीक है। XML डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन से विदाउट यूजिंग द DOM, यानी कि एक एक नोड को एक एक नोड जिस तरह हमने राइट की है उस तरह एक एक नोड आपको राइट नहीं करनी पड़ती, आप पूरी ऑब्जेक्ट को आसान तरीके से सीरियलाइज कर सकते हैं। वो आसान तरीका हम देखेंगे। पासिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर, ये हमें पता लग गया। पासिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर, ठीक है, यानी कि एक और डोमेन पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है www.abc.com, उससे दूसरी डोमेन पे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ efg.net, एक डोमेन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। पासिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ फायरवॉल एज एन XML स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह के यूजेस हैं। अच्छा, इसको XML सीरियलाइजेशन का जो आसान तरीका मैंने आपको बताया कि एक एक नोड राइट करने के बजाय आसान तरीका भी है, उस आसान तरीके के लिए कुछ रूल्स हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो करें तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। रूल्स क्या हैं?
serializes only the public fields and property values of an object, ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट फील्ड्स होंगी उनको सीरियलाइज नहीं करेगा। एम्प्लॉय का आईडी, नेम, ये सब पब्लिक होने चाहिए, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड टाइप इंफॉर्मेशन, टाइप इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि ये इंट है, स्ट्रिंग है, एक्सएमएल में नहीं होती। जैसे हमने अभी देखा कि हमने कोर्स का टाइटल एट्रीब्यूट एक रखा था, कोर्स का आईडी रखा था, तो उन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इंट है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे इंट भी इसी तरह है और स्ट्रिंग भी इसी तरह है, आप नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तीसरा रूल ये है कि जो भी क्लास को आप सीरियलाइज, जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट को आप सीरियलाइज कर रहे हैं उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर लाजमी होना चाहिए, ठीक है। requires all properties that are to be serialized as read write properties, read write properties होनी चाहिए, read only properties नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि getter setter दोनों होने चाहिए, ठीक है, सिर्फ getter नहीं होना चाहिए। इसके लिए नेम स्पेस क्या है, यूजिंग system.xml.serialization। चलें अब इसको हम करके देखते हैं जल्दी से, 3 मिनट है, अगर ये सेशन क्लोज हो तो जल्दी से दूसरा सेशन आपने ज्वाइन करना है। इसको क्लोज कर देते हैं हम, न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन ही ले लेता हूँ क्योंकि ये मैंने कोई इंटरफेस तो बनाना नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय की क्लास बना ली। इसमें मैं बना लेता हूँ पब्लिक फील्ड्स, आईडी और उनके गेटर सेटर्स। ये बस इतना मैंने बना लिया, ठीक है। 3 की फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल, उनके गेटर सेटर्स हैं। और अगर मैंने इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खत्म हो जाता है। इन दैट केस मुझे पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के अलावा एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। अच्छा, फिर एक मैं क्लास बना लेता हूँ, एक और क्लास है बना लेते हैं, XML वर्कर। ये मैंने क्लास जस्ट इसलिए बनाई है ताकि मैं इसके अंदर XML सीरियलाइज और डी सीरियलाइज के मेथड बना दूं, ठीक है, और फिर उसको कॉल कर सकूं। ये मैंने क्या किया, कोई बता सकता है? हमने शुरू के पहले 1-2 लेक्चर्स में पढ़ी थी ये चीज। जेनेरिक्स, जी बिल्कुल, जेनेरिक्स। मैंने जेनेरिक यहाँ पे यूज किया टी, ये इसलिए यूज किया है ताकि एम्प्लॉय की क्लास आए तो उसके ऑब्जेक्ट को भी ये क्लास सीरियलाइज कर सके। एम्प्लॉय के अलावा कोई स्टूडेंट की क्लास आए तो उसको भी, उसके ऑब्जेक्ट को भी सीरियलाइज कर सके, ठीक है। जेनेरिक इसलिए मैंने डाला है ताकि हर किस्म का ऑब्जेक्ट सीरियलाइज कर सके। ये समझ आई ये बात? अच्छा, अब दूसरे सेशन में पहले ज्वाइन कर लें मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।